नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवल सिलेबस पर ही बात किया था और उसमें देखा था किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो उसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक था वो था भारत में साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो चलिए सामाजिक अध्ययन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में साम्राज्य के उदय में सबसे पहले नाम आता है किसका? मौर्य साम्राज्य का। किसका आता है? मौर्य साम्राज्य का। तो इससे पहले मैं टॉपिक को सुनूं, थोड़ा सा अतीत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तब और इस चीज को टॉपिक को समझने में आनंद आएगा। देखिए, जब बात की जाती है मौर्य साम्राज्य की, तो इसका उदय एकाएक नहीं होता। देखिए, कोई भी साम्राज्य यदि बनता है तो उसका उदय एकाएक या अचानक से नहीं आ जाता सामने। उसके पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष होती है, कुछ कहानियां होती हैं। ठीक है, कुछ यही कहानी इसके अंतर्गत भी है। किसके अंतर्गत है? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा महाजनपद काल। 16 जो महाजनपद थे उनका जो काल था उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे राज थे, वो जनपद थे, जिनके बीच जो है अपने आप को एक तरीके से वर्चस्व कुछ राज्यों के जनपदों के बीच चल रहा था, जिसमें से मगध मुख्य था। और वो मुख्य क्यों माना गया, बाद में वही बहुत बड़ा साम्राज्य का जो है न्यू बना, क्यों बना, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। तो थोड़ी सी चर्चा उस पर मगध पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मगध राज्य है था, ठीक है, मगध, यदि हम भारत का नक्शा बनाते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके, फिर यहाँ पर ये हिस्सा आता है, बहुत छोटा है तो एडजस्ट आप समझना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए इस तरीके से, ठीक है। तो मगध राज्य यदि देखा जाए तो वो बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सारे क्षेत्रों का ये क्षेत्र, ये आपका ये यहीं पर था मगध। यहीं पर था क्या? मगध, यही जो जनपद था। और ये जो मगध राज्य था वो गंगा और सोन नदी और यहाँ पर जो एक तरीके से संगम है, तो वहां पर ये मगध राज्य तो स्थित था। अब इसकी स्थिति इस तरीके से थी। देखिए उस समय हम लोग जब देखिए किसी चीज की स्थिति को यदि हमें देखना है, आप लोग जो है चित्र में देख पा रहे होंगे कि मगध की स्थिति कहाँ है। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कहाँ है। देखिए मगध की स्थिति इस तरीके से थी कि इधर से क्या था, समुद्र है पूरा, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो बसा था इसके दक्षिण में क्या था? पठारी इलाका था, जो छोटा नागपुर का पठार होता है वो था, ठीक है। इधर जो है गंगा नदी थी, एक तरीके से गंगा नदी से यहाँ ऐसे बह के आई हुई थी, यहीं से एक जो है नदी कटी हुई थी, सोन नदी, ठीक है। इसी के नदी के आसपास ये पूरा क्षेत्र था। तो इधर दक्षिण से पठारी क्षेत्र हो गया, इधर सोन नदी निकली हुई थी, इधर गंगा नदी थी। एक तरीके से देखा जाए ये नदियों के संगम पे था। और यहाँ पर इसकी स्थिति इस बनावट की तरह थी कि यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति वैसे मजबूत होती चलिए। देखिए किसी भी राज्य हो गया, कोई भी देश हुआ, आर्थिक स्थिति उसके राज्य के प्रगति का सूचक होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर था, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने, देखिए मगध पर बहुत सारे लोगों ने राज किया। आप लोगों ने देखा होगा हर्यक वंश से शुरुआत होता है और लास्ट में नंद वंश से जाता है, फिर वहीं से क्या आता है? मगध साम्राज्य। तो थोड़ा सा अतीत आप लोग पढ़े होंगे, तो मैंने इस स्थिति को बता दिया क्योंकि यहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का उदय यहीं से होता है, इसीलिए मैं इसको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर जो था लास्ट जो वंश था इस पे वो था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश। अंतिम जो इस पर एक तरीके से साम्राज्य जब तक नहीं स्थापित हो गया था, लास्ट जो है इसका अंतिम शासन नंद वंश। इसी के बाद शुरू होता है कौन सा? मौर्य साम्राज्य। कौन शुरू होता है? मौर्य साम्राज्य। तो अब देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, आप लोगों ने पढ़ा था। पद्मनंद जो है इसका क्या था? नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसके बाद धनानंद इसका पुत्र जो है ये बनता है राजा, ठीक है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है, ये इसी के, देखिए इसी के समय जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसके समय में? सिकंदर ने आक्रमण किया था। कब किया था? कोई बताएगा? जी हाँ,
यदि आप जान पा रहे हो तो 326 BC अर्थात ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया था, इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तो सिकंदर का आक्रमण इसी किसके काल में हुआ था, घनानंद के काल में हुआ था। और यही सिकंदर का आक्रमण कारण ही मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष का एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला। ठीक है, देखिए मैं धीरे धीरे अभी उसी टॉपिक पे आऊंगा, इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सिकंदर का आक्रमण कब होता है, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, BC जिसे हम लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले ईसा और BC के बारे में जान लें, क्योंकि बहुत सारे अभी कंफ्यूजन उत्पन्न होंगे कि ईसा ईस्वी क्या होता है, क्योंकि आपको लगेगा इसमें बढ़ना चाहिए, इसमें जो है तारीख जो है क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है, घटता है। कैसे, इस क्रम को, काल क्रम को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आप लोग इसको क्या है छोड़ दीजिए। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें। पहले हम लोग समझ लेते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी को। इसकी थोड़ी सी कहानी कुछ इस तरीके से है। गणित में आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा होगा ना, ठीक। संख्या रेखा की तरह से ही हमें समझना है। देखिए यहां पर जो है ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह का जन्म होता है, इसको हम मान लेते हैं 0। ईसा मसीह का जन्म होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 0। अब इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में होता है। तो हम लोग वर्तमान में यहाँ है 2020, यहाँ है। इधर आते हैं तो यदि बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य कितना, 322 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी, ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, कालक्रम घटेगा। इधर क्या होगा, कालक्रम घटेगा। उससे पहले यहीं पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। उसके बाद 322 में मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले ही हुआ था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। कब, 345 ईसा पूर्व। देखिए सारी काल घटनाएं जितनी हैं धीरे धीरे क्या हो रही हैं, घटते हुए क्रम में आ रही हैं। 345 ईसा पूर्व। ठीक है, कब, यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रवंश के, मौर्य वंश के संस्थापक हैं। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसी डेट का बहुत काम आने वाला है, तभी हम जो आगे पीछे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मौर्य का जन्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। तो 26 में आक्रमण, 22 में इस साम्राज्य का उदय। ठीक है, अब इधर आइए, देखिए तो यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र होता है, यानी मतलब जो समय है वो BC, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय। और इसके आगे जो होता है ईस्वी, जो हम लोग इस समय कहते हैं ईस्वी में है। ठीक है, AD इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AD। ठीक है, तो BC और AD में कभी कंफ्यूज मत होइए। और आप लोग लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये लगभग जो इसमें समय है 20 साल तो इधर, 2000 साल तो इधर ही होंगे, और 300 साल ये, लगभग 2300 साल पहले। तो यहाँ पर पहले की घटना की बात है। तो कुल मिला जुला के आप जैसे जैसे हम लोग शून्य की तरफ आएंगे, अर्थात ईसा मसीह के जन्म की तरफ आएंगे, तारीखें जो होंगी वो घटते ही क्रम में आएंगी। जन्म कहाँ हुआ था, 345 ईसा पूर्व में, और राजगद्दी कब बैठ रहे हैं, 322 में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, 322 यहाँ पर तो बढ़ना चाहिए, आगे 300 के आगे जाना चाहिए। लेकिन देखिए हम क्या है, कालक्रम में धीरे 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 ढलान की तरफ आ रहे हैं। क्या है, ढलान की तरफ, अर्थात शून्य। आप खुद ही सोचिए, यहाँ -1, -2, -3, -4। अब इधर ही जाएंगे तो -4, फिर -3, -2, -1, ऐसे ही तो आएगा। जस्ट ऐसे ही इसको समझना है। ठीक है, कैसे, ऐसे ही इसको समझना है।
तो आई होप समझ गए होंगे जो काल का जो क्रम है, बीसी हो गया चाहे एडी हो गया, इस काल क्रम को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चले अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए इसको जानना जरूरी है, सभी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर डेटों में। ठीक है, तो खासकर हमें जो है डेट पर उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी कुछ जो है डेट उस पर तो ध्यान हमें देना ही देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सिकंदर का आक्रमण कब 326 ईसा पूर्व में होता है। इसको अलेक्जेंडर से भी नाम से जाना जाता है सिकंदर को। ठीक है, तो अब जो है क्या होता है, देखिए अब कहानी कैसे होता है मौर्य साम्राज्य के उदय का। देखिए यहीं से अब शुरू होता है। एक जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम क्या था, चाणक्य। सभी लोगों ने सुना होगा नाम, कौन था, चाणक्य। चाणक्य जिसके दो और नाम है, कौन कौन से नाम है, एक हो गया विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त उसका वास्तविक नाम था और कौटिल्य उसका एक तरीके से जो कहा जाता है राज का नाम जो होता है वो गोत्र वाला, गोत्र नाम जिसे कहा जाता है ये कौटिल्य। ठीक है, तो इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न आपका बन गया फट से। देखिए मैं कहानी बता रहा हूं और उन कहानियों में प्रश्न आपका अपने आप ही छिपा है। यदि आप बहुविकल्पीय प्रश्न करने जाएंगे ये सारे उत्तर मिलेंगे आपको वहां पर। तो इसलिए इस कहानी को आप जरूर और मजेदार ढंग से, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाए, तो कोशिश आप लोग भी करिए कि अच्छे से पढ़ने का आनंद लीजिए। ठीक है, देखिए चाणक्य, इसका जो है अन्य नाम कौन कौन से हो गए, विष्णुगुप्त जो उसका वास्तविक नाम कहा जाता है और कौटिल्य इसका जो गोत्र नाम कहा जाता है। ठीक है, इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। तो ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं, फिर आते हैं इसकी कहानी पर। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे घनानंद के दरबार में एक तरीके से मंत्री पद पर थे, या यूं कहा जाए कि उनके यहाँ पर ये कार्य करते थे। ठीक है, कोई कहानी हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण की सूचना जो है घनानंद को चाणक्य ने सुनाया। तो घनानंद ने क्या किया कि चाणक्य को अपमानित करके, क्या अपमानित करके और दरबार से धक्के मार के निकाल दिया। तो अब चाणक्य ने कहा कि हम इसके अपने अपमानित का बदला तुमसे जरूर लेंगे। उसने ठान लिया कि अब जो है नंद वंश का हम नाश करके ही रहेंगे। जाहिर सी यह जो नंद वंश था ये इसे क्या था, शूद्र जात से था। तो इसको क्या था कि चाणक्य को घनानंद ने क्या किया, अपमानित करके निकाल दिया। अब इसने कहा कि आपसे हम बदला जरूर लेंगे। ठीक है, ये निश्चय प्रण कर लिया। तो ये चाणक्य जो है तक्षशिला में शिक्षक का भी कार्य करते थे, वहां पर अध्ययन अध्यापन का भी कार्य करते थे और इनके दरबार में भी रहते थे। तो वहां पर ये और कुछ और घटनाएं हुई थी, क्या हुई वो तो उस प्राचीन काल की बात है, उसमें बहुत सारी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए अभी इससे पहले का जो साम्राज्य समय था बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, क्योंकि उस समय के जो है बहुत सारे स्रोत नहीं मिल पा रहे थे, नहीं मिले हुए हैं, अभी भी नहीं मिले हैं, जिससे हमें उस चीज की अच्छी जानकारी हो सके। अभी सारे स्रोतों की मैं बात इसमें करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कोई कहानी बनी होंगी, जैसे यदि आप लोगों ने रामायण देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, रावण जो होता है विभीषण को क्या करता है, धक्के मार के निकाल देता है। अच्छी सलाह दे रहा था विभीषण, लेकिन रावण नहीं माना। वही स्थिति कुछ घनानंद और चाणक्य के बीच हुई। हालांकि इन्होंने श्री राम के पास गए, लेकिन बदला लेने के उद्देश्य से नहीं गए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, बदला लेने के लिए ठान ली। ठीक है, तो यही सोच विचार रहे थे कि इनकी मुलाकात किससे हो गई, चंद्रगुप्त से हो गई। और जब वह कब मुलाकात होती है, जब चंद्रगुप्त छोटे थे। ठीक है, तो बहुत सारी किंवदंतियां जो हैं इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कही जाती है। तो उन किंवदंतियों को हम लोग अभी धीरे धीरे करके जानेंगे। तो ये पूरा ताना बाना रहा इस मौर्य
मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष का, उदय का और नंद वंश के पतन का। ठीक है, तो अब नंद वंश के पतन का कारण कौन बना? यही, यदि ये घनानंद जो है चाणक्य को धक्के मार के ना निकालते तो शायद और दिनों तो राज कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब बढ़ते हैं अपने जो है मौर्य साम्राज्य की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि चाणक्य को निकाल दिया जाता है। चाणक्य की मुलाकात किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस साम्राज्य के संस्थापक माने जाते। देखिए इसका जो कालक्रम है इस साम्राज्य का 322 बीसी से 184 बीसी तक। देखिए हालांकि कुछ जगह आपको 23 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में दोनों चीजें मिलेंगी आपको। 22 भी मिलेगा, 322 ईसा पूर्व भी मिलेगा और 323 ईसा पूर्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है, सिकंदर वही अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, तो वहीं के बाद ये 323 ईसा पूर्व इस साम्राज्य का उदय होता है। और इसके जो संस्थापक थे कौन? संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इसको जो है हम लोग बहुत ही ऐसे ग्राफली पढ़ेंगे और मुख्य मुख्य चीजों को लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप जैसे देखेंगे वो सारी चीजें एक बार आपको दिमाग में घूम जाएंगी। ठीक है, याद आ जाएंगी। ठीक, तो संस्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व। किसको हरा के? घनानंद को हरा के। ठीक है, अब देखिए जब जन्म की बात की जाती है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इनके जन्म के बारे में आप लिख सकते हैं। जन्म जो है 345 ईसा पूर्व, 345 बीसी, स्पष्ट लिख दे रहा हूं। जन्म जो है जन्म 345 बीसी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक हैं। स्थापना कब की थी? 322 बीसी में। किसको हराकर? घनानंद को हराकर। और ये घनानंद कौन था? घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम और शक्तिशाली शासक था। अंतिम और शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है कि इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, लगभग 7 लाख के आसपास जो है इसके जो है सेना थी। ठीक, तो वो नंदवंश का ये अंतिम शासक था। और चंद्रगुप्त ने इसकी किसकी मदद से इसकी स्थापना की थी? चाणक्य की मदद से। चाणक्य की मदद से ठीक है, चाणक्य की मदद से चाणक्य ने क्या किया? पूरा रणनीति बनाया। हालांकि ये जो है राजनीति विज्ञान में बहुत माहिर माने जाते हैं चाणक्य, तो इन्होंने ऐसा जो है रणनीति बनाया कि इसमें जो है घनानंद को पराजय का सामना करना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें विजयी हुए। ठीक, तो अब बात आती है, देखिए इसको थोड़ा सा अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इसके स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को यदि जानना है तो उसके स्रोतों को पहले जानना जरूरी है। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कब और किसके माध्यम से ये सारी चीजें जानकारी हमें मिल रही हैं। तो पहले क्या होता है, पहले हम यदि स्रोत जान लें तो और बेटर रहेगा कि उसको समझने में चीजों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा जो खाका था यही था कि स्थापना या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व। ठीक है, किसको हराकर? घनानंद। देखिए सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मौजूद हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में समाहित हो जाएंगे। आपको क्या करना रहेगा, जैसे आप देखेंगे फट से करेंगे, भंड से आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल।
तो थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी और थोड़ा बहुत चाणक्य के भी बारे में। हालांकि मैंने चाणक्य के बारे में बता दिया कि ये जो है तक्षशिला के अध्यापक थे और घनानंद के दरबार में ये रहते थे, एक मंत्री के पद पर या सलाहकार के रूप में वहां पर रहते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्रोतों के बारे में जान लेंगे, तभी जो है इनका जो है किस धर्म के थे, कहने मतलब जो है क्षत्रिय थे कि वैश्य थे, इन सारी चीजों को जानने में तभी हमें और अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाएगी जब इनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में आएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा कुछ चीजें, कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ाई होगा। तो देखिए, किसी भी इतिहास के कालक्रम को जानना है तो हमें जो है सबसे पहले स्रोतों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि अभी तो हम आज का इंटरनेट जमाना है। जैसे देखिए क्या होता है, किसी के बारे में आप जानते हैं तो कोई ना कोई स्रोत खोजते हैं ना, जाते हैं तुरंत गूगल बाबा के पास और कहते हैं भैया ये खोज के हमें बता दो, गूगल बाबा आपको दे देते हैं, लो फले चीज की फला जानकारी ये रहा। ठीक है, ऐसे ही प्राचीन काल के बारे में यदि हमें जानना है तो उनके स्रोतों के माध्यम से ही जानकारी हमें मिल पाती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रिवर्स टाइम घुमाए और पहुंच गए तुरंत 322 ईसा पूर्व जान के कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा तो सुविधा है नहीं। ठीक, तो इसलिए पहले बात हम लोग करेंगे स्रोत की। जब स्रोत की बात की जाती है तो इन स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कौन से? एक साहित्यिक स्रोत और एक क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। ठीक, देखिए जब बात आती है साहित्यिक स्रोत में तो सबसे पहले नाम जो निकल के आता है वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। ये हो गया। ये किसने लिखा था? कौटिल्य का। कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य। किस नाम से? चाणक्य। ठीक है, और भी सारे नाम हैं, याद रखिएगा दोनों तीनों नाम। फिर उसके बाद आती है इंडिका की। क्या? इंडिका। इसका जो लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक, अब इसी क्रम में कुछ बौद्ध धर्म भी आते हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी आते हैं। जैन साहित्य भी आते हैं और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। ठीक है, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी ये किसका है? क्षेमेंद्र का। ठीक है, और एक और आता है कथा चरित सागर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए सारे? साहित्यिक स्रोत। अब चलते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आ जाएंगे? अभिलेख। क्या आएगा? अभिलेख। ठीक है, और क्या आ जाएंगे? अवशेष, मकानों के अवशेष अर्थात भवनों के अवशेष। देखिए सही रहेगा, भवनों के अवशेष, गुफा, स्तूप। स्तूप स्तूप हो गए, कंदरा हो गई, वही गुफा ही आता है। और एक और आता है जूनागढ़ अभिलेख। क्या? जूनागढ़ अभिलेख। देखिए यहाँ पर जो ये सारे स्रोत दिए गए हैं आप लोग लिख सकते हैं, आराम से वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। आपका एक नंबर तैयार हो गया, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, एक नंबर तैयार हो गया। प्रश्न आ जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के जानने के कौन कौन से सारे स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका,
बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, बृहद कथा मंजरी, कथा चरित सागर भी है। तो हाल फिलहाल आपके लिए इतना बहुत ही है, आप इसमें में से 2-3 याद कर ले जाएंगे बहुत है, क्योंकि आ जाएगा एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य जानने के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए, तो उसमें से आप साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में से कोई भी स्रोत लिख सकते हैं। तो हालांकि आप साहित्यिक स्रोत ज्यादा याद रख सकते हैं, अर्थशास्त्र जैसा कि है। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अर्थशास्त्र और ये जो भी स्रोत हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये किस तरीके की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे, डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डीएलएड में थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये आपके कुल मिला जुला के स्रोत रहे। तो यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र, इंडिका, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सारे स्रोतों से हमें कैसे कैसे जानकारी मिलते हैं, चलिए आइए हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं। चलिए पहला हम लोग लेते हैं साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र को, जो कि प्रमाणित, सबसे ज्यादा प्रमाणित है। कौन सा? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पहला यही आ जाता है। लेखक, तो लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ठीक ले। चलिए अब क्या है, ये क्या है? कोई इकोनॉमिक का ये किताब नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र में नाम समझ में आ गया कि इसमें बस करो क्या है कि वही हिसाब किताब वाली चीजें रही होंगी। नहीं, ये क्या है? राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। ठीक है, अर्थात इसमें जो है राजनीति संबंधित एक जो है शासक को किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए, कौन कौन से व्यवसाय करने चाहिए, कौन कौन से सुरक्षाएं करनी चाहिए, इन सारी चीजों पर विस्तृत से चर्चा की गई है। ठीक, और जो है यह पहली लौकिक लौकिक पुस्तक थी। लौकिक का मतलब है सैद्धांतिक यहाँ पर। ठीक है, एक होता है पारलौकिक, एक होता है इहलौकिक, और यहाँ पर लौकिक का मतलब है सैद्धांतिक पुस्तक थी। और ये जो है तृतीय पुरुष की शैली में लिखी गई है, तृतीय पुरुष शैली में लिखी गई है। मतलब इसको समझ लीजिए, तृतीय पुरुष शैली में का मतलब यही है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के किसी भी शासक की इसमें चर्चा नहीं की गई है। लिख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के किसी शासक की चर्चा नहीं, और ना ही धर्म की चर्चा की गई है। किसकी? धर्म का भी नहीं, धर्म की चर्चा नहीं। ठीक, और एक बात और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो है भाषा। किस भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक? संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब इसका अर्थशास्त्र क्यों कहा गया? तो इसमें जो है टैक्स की बात की गई है कि कौन कौन से कर जो है एक राजा को लगाने चाहिए, क्योंकि जो है किसी भी राज्य का जो स्तंभ होता है वो किस पर आधारित होता है? टैक्सों पर आधारित होता है। यदि क्योंकि टैक्स से ही सरकार को पैसा मिलता है और सरकार उसी के हिसाब से जो है संसाधन मुहैया कराती है। तो हमें जो है टैक्स को इतना संतुलित रखना है कि टैक्स भी ज़्यादा ना हो और प्रजा भी खुश रहे, तभी जो है सरकार चल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर इसमें जो है टैक्स की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, सड़कों की बात की गई है कि किस प्रकार की सड़कों का निर्माण कराया जाए, टैक्स जो है किस तरीके के टैक्स लगाए जाए जिससे जो है प्रजा नाराज ना हो। ठीक, तो इस तरीके से एक देखा जाए तो हमें जो है इससे अर्थशास्त्र किसी भी मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम नहीं मिलता है। तो इसमें
केवल और केवल राजनीति संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे आता है कौन सी अगली पुस्तक, इंडिका। कौन सी अगली पुस्तक जो हम लोग पढ़ेंगे, इंडिका। चलिए अगली पुस्तक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली पुस्तक क्या है, इंडिका। ठीक है, लेखक कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। ठीक, अब बात आती है मेगास्थनीज कौन था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो है मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, तो हालांकि हम पढ़ेंगे कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, मेगास्थनीज कैसे भारत आया, उसको हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे वहां पर पढ़ेंगे। बस इतना जान लेना है कि मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक, चलिए अब देखिए इंडिका से हमें किस तरीके की जानकारी मिलती है। तो इंडिका से हमें उस समय मौर्य की प्रशासनिक चीजों की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, मौर्य की नगरीय व्यवस्था के बारे में, नगरीय व्यवस्था के बारे में, जिसमें आ जाएगा आपका नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल मैं बीटीसी का ही पढ़ा रहा हूं, मैं हाई लेवल नहीं जा रहा हूं, बीटीसी का ही पढ़ा रहा हूं। क्यों, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, पूछ लिया जाएगा कि इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहां पर हम लोग किस चीज की जानकारी मिलती है, नगरीय व्यवस्था, और नगरीय व्यवस्था में नगरीय प्रशासन की व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सैन्य प्रशासन किस तरीके का था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक ये भी आता है कि मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका लिखी। ठीक, बन गया आपका प्रश्न। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके समाहित हो गए, आपका बहुविकल्पीय से भी समाहित हो गया और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय भी समाहित हो गया। ठीक, तो हाल फिलहाल ये था इंडिका। चलिए और भी जो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला जो सबसे मेन साहित्यिक स्रोत और आता है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है। लेखक, देखिए हमें जो है लेखक याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेखक जो है याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, हालांकि जो ये पुस्तक थी ये गुप्त काल में लिखी गई थी। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे और गुप्त काल का बारे में। तो ये जो पुस्तक थी उसमें जो है ये जो है गुप्त काल की पुस्तक है, उस समय जो है इसको लिखा गया। लेकिन उससे जो हमें कुछ चीजें निकल के सामने आती है। इससे क्या पता चलता है, नंद वंश के पतन का, नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है। और एक चीज और भी इसमें उल्लेख मिलता है कि कौटिल्य की योजनाओं के बारे में, अर्थात कौटिल्य ने किस तरीके से जो है नंद वंश का विनाश किया, कौटिल्य की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और एक चीज और भी मिलता है कि नंद वंश का जो है पतन कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया। तो अर्थात यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक, किससे, राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर देखिए योजनाओं के बारे में वही कि किस तरीके से ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मौर्य की सहायता से जो है नंद वंश का पतन किया। इसमें जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है।
क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। तो इस नाम को जरूर याद रखिए। इसका मतलब होता है नीच जाति का, नीच जाति का। ठीक, नीच जाति या कुल का, यदि आप यहाँ कुल करेंगे तो वो और बढ़िया रहेगा। नीच जाति या कुल, नीच कुल का। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त को एक और नाम भी रखा गया है, सेंड्रोकोटस। यूनानी लेखकों द्वारा इन्हें सेंड्रोकोटस, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो है मुद्रा राक्षस में इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। क्या? नंदवंश के पतन के बारे में, कौटिल्य की योजनाओं के बारे में, किस तरीके से कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश का क्या किया? पतन किया। फिर उसके बाद क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक का, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? उसमें वृषल कहा गया, अर्थात नीच कुल का। ठीक है, अभी जब हम लोग उनके कुल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कोई एक मत नहीं है उसमें। एक जो है साक्ष्य ये भी आता है, मुद्रा राक्षस भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुद्रा राक्षस से ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलिए कुछ और साहित्यिक स्रोत को मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। आइए इन दोनों स्रोतों के, साहित्यिक स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बृहत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र का है, और कथा शीर्षक सोमदेव का है। किसका? सोमदेव का। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये क्षेमेंद्र हो गए और ये सोमदेव। तो बृहत कथा मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र का, और कथा शीर्षक सोमदेव का। ठीक, और बृहत कथा मंजरी से में हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश का बताया गया है। क्या बताया गया है? कि वो नंदवंश के थे। तो साहित्यिक स्रोत में बस इतना ही है। हम लोग अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। बिल्कुल, देखिए मैं जो है बहुत सारे फैक्ट को इसमें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि डीएलएड में उन सारे फैक्टों की ज्यादा हमें काम नहीं है। बस हमें जो है मोटा मोटा हिसाब किताब रखना है। कुछ लोग तैयारी जो लोग किए होंगे वो लोग पता होगा कि क्या फैक्ट छूट रहा है, तो हम उसको छोड़ रहे हैं इसलिए कि हमें जो ज्यादा पढ़ के उसमें भ्रमित नहीं होना है। फैक्ट चीजों को ही पढ़ें, वही सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला बात आती है। देखिए, मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के बारे में। जब पढ़ेंगे तो वहां पर उनके कुल के बारे में बताया गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, कि वो किस कुल के थे। ठीक है, तो जब हम लोग चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें उससे पढ़ाएंगे। तो आइए पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। क्या? पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले जो निकल के आता है वो है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। और किसके? अशोक के। किसके? अशोक के अभिलेख। देखिए, इसको कई भागों में बांटा गया है। इसमें आता है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ठीक, इन तीनों भागों में बांटा गया है, जिसमें से 14 जो है शिलालेख मिले हैं जिसको पढ़ा जा सका है। ठीक, तो ये जो है सबसे पहले इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, उस पे जो है अभिलेख होते हैं। इन सारी चीजों पर क्या होता है कि आदेश वगैरह, कोई सूचना वगैरह, ठीक है, या कर के बारे में इन जो है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख पर लिख के बताया जाता था। ठीक, तो हालांकि आप लोग जो है इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसको पहले नहीं जाऊंगा। आप उस पे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अभिलेख हैं, इनसे हमें जो है उन समय के जो भी सूचनाएं होती हैं, उन सारी चीजों को जानकर विषय में जानने के हमें जो है मौका मिलता है। अब बात आती है, और कुछ होते हैं जिसमें आ जाते हैं क्या? भवन आ जाते हैं। बहुत प्राचीन काल के जो भवन हैं उनसे हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। जो गुफाएं होती हैं उसमें जो चित्र बने होते हैं, कुछ लिखे होते हैं, उनको पढ़कर हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक और आता है, एक आता है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये किसका है? रुद्र दामन का, रुद्र दामन का।
ठीक है। इनसे क्या जानकारी मिलती है, एक झील के बारे में जानकारी मिलती है, एक झील के बारे में जानकारी मिलती है जो कि सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में है, मिलती है जो कि कहाँ है? सौराष्ट्र के बारे में है। देखिए वो झील का नाम क्या है? ये झील का क्या नाम है? सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। और इस झील का निर्माण का थोड़ा समझ मिटा दो, इसको मिटा दे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं जिससे इसको और अच्छे से समझा जा सके, क्योंकि यह बहुत मुख्य है और इससे क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी बनता है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे वो विकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके होंगे, सारे प्रश्नों के जवाब इसमें मिल जा रहे होंगे आपको। तो अगला जो आता है जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। ये किसका है जूनागढ़ अभिलेख? रुद्रदामन का, रुद्रदामन का। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? एक झील की, कौन सी झील? सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये सुदर्शन झील है कहाँ? सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात। ठीक है, आप जब देखते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ठीक यहाँ पर है वो सौराष्ट्र झील। तो इसका जो है निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और उस समय प्रशासक कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य। कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य। ठीक है, इन्होंने ही सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसके शासनकाल में हुआ था ये निर्माण? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, एक और भी मिलता है कि इसका जो है, इस पर एक बांध जो बनाया गया था, झील पर जो बांध बनाया गया था, अशोक ने उसे क्या किया था? पुनः जो है निर्माण करवाया था। अर्थात उसका जो है पुनः निर्माण कराया कि वो बांध जो टूटने या थोड़ा सा कमजोर हो गया था, तो अशोक ने उसे, एक और राजा अशोक के भी बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, और दो राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। एक जो है स्कंदगुप्त, अर्थात एक जो है गुप्त काल। सभी लोगों ने इसका जो है बांध का ही निर्माण करवाया है। स्कंदगुप्त के भी बारे में जानकारी मिलती है। और शक शासक कौन है? शक शासक यही रुद्रदामन। तो एक मिला, इससे जो है चार जो है शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका निर्माण जो है किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तो कुल मिला जुला के आपके जो है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों स्रोतों से हमें कैसे कैसे जानकारियां मिलती है उसको आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके की जानकारी हमें जो है स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के जानने के जो अभी तक यही सारी चीजें हैं, इन्हीं से चीजों के माध्यम से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उनका कुल क्या था, उन्होंने कौन कौन सी जो है विजय पाई, उनके नाम क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।